हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी विधियाँ। और सांख्यिकी विधियों में मैं आपको अब तक मोड यानी बहुलक पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग माध्यिका या जो मीडियन होता है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग चाहे मोड मीडियन पढ़ते हैं तो उनमें अलग अलग मेथड्स रहते हैं। तो हम लोगों ने जो आज माध्यिका जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें भी 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है खंडित श्रेणी और एक होती है अवच्छिन्न श्रेणी। तो आज हम यहाँ पर इसकी पहली श्रेणी यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माध्यिका होती क्या है। तो सीधी परिभाषा दी गई है कि किसी समग्र श्रेणी के मूल्यों का आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य में होती है या होता है उस श्रेणी को माध्यिका मूल कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये कह रहा है कि आरोही या अवरोही, आपको कोई संख्या दी गई है और आपसे कहा जाता है कि इस संख्या से आप लोग माध्यिका को ज्ञात कीजिए व्यक्तिगत श्रेणी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में और यानी अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में उसको लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है। जैसे एक संख्या दी गई है 9, 7, 5, 11, 15, 13 और 17 और आपसे कहा जाता है कि व्यक्तिगत श्रेणी से इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जैसा आप जानते होंगे कि माध्यिका को निकालने का ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर n+1/2। इस में जो पद आएगा या लिखा हुआ है वह पद, जो पद आएगा वही हमारा इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे जो पद होते हैं उसमें हम लोग +1 कर लेते हैं और 2 से उसमें भाग दे देते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 9, 7, 5, 11, 15, 13 और 17। इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक नंबर को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 9, 7, 5, 11, 15 और 13 और 17 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले या तो आप इसको आरोही क्रम में लगा लीजिए या अवरोही क्रम में लगा लीजिए, और इसको आरोही या अवरोही क्रम में रखना आवश्यक होता है, अन्यथा इसका आंसर गलत हो जाता है। तो जैसे मैं इसको आरोही क्रम में कर लेता हूँ, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले जो संख्या जो इसकी आएगी इसको हम लोग देखेंगे कौन सी है। तो यहाँ पे अब देखेंगे 5 से अगला नंबर होगा इसमें 7, इससे अगला होगा 9, इससे अगला हम लोग बात करेंगे तो 11, फिर 13, 15, 17। इस प्रकार से हम लोग इसको क्रम में लगा लेंगे और इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए n+1/2 व पद। n की वैल्यू यानी कुल पद कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 +1/2, तो ये आ गया आपका 8/2 यानी कि 4वां पद। अब आप इसमें देख लीजिए कि यहाँ चौथा पद कौन सा है, 4th नंबर का पद कौन सा है। तो आप देखेंगे 11, ये जो है वो चौथे नंबर पर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा 11, यानी कि जो व्यक्तिगत श्रेणी से अगर आप लोग निकालते हैं तो यहाँ 11 होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये संख्या विषम है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर टोटल जो डिजिट दिए गए हैं वो 7 दिए गए हैं और +1 जैसे आपने किया तो 8 डिजिट हो गए यहाँ पे, या 8 संख्याएं हो गई जो विषम से सम बन गई। तो सम संख्याओं में तो भाग आसानी से चला गया, जैसे 7 थी अब 8 हो गई तो 8/2, तो इसका 4 आ गया। लेकिन हम कल्पना करें कि अगर संख्या पहले से ही सम दी गई हैं और 1 लगाने पर ये विषम हो जाती हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे वाला आप एग्जाम्पल देखिए, ये दिया गया है जैसे 4, 6, 8, 2, 5, 3, 1 और 12, 18, 20, 19 और 21 ये संख्याएं दी गई हैं और इस संख्या से हमें क्या करना है कि व्यक्तिगत श्रेणी से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे
आरोही क्रम में इसको लगा लेते हैं, आरोही क्रम में रखने पर। तो सबसे छोटी संख्या आप देखिए कौन सी है, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या 1 दी गई है, तो हमने 1 लिख लिया। 1 के बाद आप देखिए 2 दी गई है, तो यहाँ 2 लिख लिया। फिर यहाँ पे 3 दी गई है, तो हमने 3 लिख लिया। फिर यहाँ पे 4 दी गई है, तो यहाँ 4 लिख लिया। फिर यहाँ 5 दी गई है, तो हमने 5 लिख लिया। यहाँ 6 दी गई है, तो हमने 6 लिख दिया। 6 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ 8 दिया गया है, तो यहाँ हमने 8 लिख लिया। अब 8 से हम देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप यहाँ देखिए 8 से बड़ी यहाँ 12 है, तो यहाँ 12। इसके बाद आप बड़ी संख्या को देखेंगे तो 18, फिर 19, 20 और 21। तो यहाँ पे आप एक टोटल कर लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हमने इसको क्या किया कि आरोही क्रम में रख लिया। अब आप वही फॉर्मूला आप इसको अपनाएंगे, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है n+1/2 वा पद। अब यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे कि अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 12 जो वैल्यू इसकी आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 12+1/2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो 12 की वैल्यू दी गई है और साथ में हमने +1 इसको कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 13/2। अब 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.5। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो 6.5 है ये अभी आपका आंसर नहीं है। अब 6.5 वा पद, तो ये जो पद है वो 6.5 वा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये तो छठवां पद है और ये 7वां पद है। तो छठवां और 7वां, वो कह रहा है कि छठवां और 7वां 6.5 इसका बीच की वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे और हमें आगे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि छठवां पद प्लस 7वां पद अपॉन 2। तो यहाँ पे जो छठवां पद दे रखा है वो हम लोग अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे छठवां पद कितना दे रखा है 6, तो छठवां पद यहाँ लिखेंगे 6 प्लस, अब जो 7वां पद कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए 8, तो 8/2। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा 14/2। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7। तो ये जो आंसर होगा माध्यिका का एग्जाम्पल नंबर ये 2 वाला, इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 7 आंसर। तो इस प्रकार से एक तो सम संख्या दी गई होंगी या कहीं विषम संख्या दी गई होंगी, तो इस प्रकार से हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। अगर विषम संख्या दी जाती हैं, अगर आप 1 प्लस और करेंगे तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन संख्या अगर सम दी गई हों तो विषम संख्या बन जाती है, उसको इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये रहा आज का माध्यिका का व्यक्तिगत श्रेणी का एग्जाम्पल। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं माध्यिका। माध्यिका में मैं आप लोगों को इससे पहले जो हमारा जो लेक्चर था वो माध्यिका में था व्यक्तिगत श्रेणी, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खंडित श्रेणी के बारे में। तो खंडित श्रेणी क्या होती है उसको समझने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका मूल्य ज्ञात कीजिए। एक टेबल दी गई है और इस टेबल के माध्यम से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप यह क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे मूल्य और पद दिए गए हैं। मूल्य में दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। वैसे ही पद दिए गए हैं यहाँ पे 8, 7, 9, 14, 18, 10, 12, 15, 20 और 17। ये क्वेश्चन दिया गया है। जब हम लोग माध्यिका को याद करते हैं
माध्यिका की जो मिड वैल्यू होती है उसको जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है तो उसको हम लोग सीधे से ज्ञात कर लेते हैं। दिए गए जो पद होते हैं उसमें n+1/2 पद लगा करके निकल आता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग के मूल्य और पद दोनों दिए गए हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ एक टेबल बनानी पड़ती है। तो इस टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 3 यहाँ कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है मूल्य, दूसरा है आवृत्ति और तीसरा है संचयी आवृत्ति। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो मूल्य वाला कॉलम है ये यहाँ क्वेश्चन से लिया गया है। ये जो पद वाला जो कॉलम होता है उसे हम लोग आवृत्ति भी कह देते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये पद को हमने यहाँ लिख दिया। और तीसरा कॉलम जो हमें अपनी ओर से बनाना पड़ता है इसको कहते हैं संचयी आवृत्ति। इसमें आप लोग देखेंगे कि मूल्य जो दिया गया है यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ये यहाँ से लिया गया है। आवृत्ति भी आप देखेंगे कि यहाँ से ली गई है 8, 7, 9 इसको यहाँ बना दिया गया है। तीसरा ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये जो संचयी आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आवृत्ति होती है उसके आधार पर ये संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। आप ऐसे समझिए कि जैसे 8 है और 8 की जो संचयी आवृत्ति है वो 8 होगी। पहले की तो 8 की 8 होती है, ये जो संख्या होती है वो उस संख्या को यहाँ रख देते हैं तो 8 की 8 हो गई। यहाँ पे अगली आवृत्ति इसमें 7 है तो ये जो आवृत्ति है और इसकी पिछली आवृत्ति तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8 + 7 = 15। अब अगली आवृत्ति 9 है तो 9 प्लस पिछली आवृत्ति कितनी 15, तो 15 और 9 24। ऐसे ही 24 और 14 यहाँ देखेंगे 38। तो ये जो आवृत्ति होती हैं इन आवृत्तियों में पिछली जो संख्या होती है उनको क्या करते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आवृत्ति है इसका कुल योग यहाँ दे रखा है n = 130। n जो वैल्यू होती है, जो कुल जो पद होते हैं उनको n कहते हैं। इनकी जो टोटल जो वैल्यू है वो है 130। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आवृत्ति की जो n की जो टोटल वैल्यू है और संचयी आवृत्ति का जो अंतिम आप जो अंक देख रहे हैं 130, ये दोनों समान होते हैं। यदि ये समान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं इसमें गलती की है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मूल्य आवृत्ति और संचयी आवृत्ति का कॉलम बनाते हैं और इस प्रकार से हम लोग संचयी आवृत्ति को ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि माध्यिका को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर n+1/2 वा पद। तो यहाँ पे देखिए m बराबर, अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ देखिए 130, तो 130 लिख दिया, प्लस 1 ये हमारे फॉर्मूला में है तो यहाँ 1 लिख दिया, अपॉन 2 ये 2 यहाँ फॉर्मूला में तो हमने यहाँ लिख दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर 130 + 1 यहाँ 131 में जब 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 65.5वां पद। यानी कि ये जो आंसर है हमारा 65.5वां पद ये हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने को है कि ये जो आप संख्या देख रहे हैं वह पद है ये संचयी आवृत्ति में का मान होता है। तो अब आप यहाँ देखिए कि 65.5वां पद है या नहीं। तो आपको पता हुआ कि डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी संख्या 65.5वीं नहीं है। अब 65.5वीं से अगली संख्या क्या है, इसमें है कोई बड़ी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 65.5 जो बड़ी संख्या है वो है हमारी 66। ये जो संख्या आप देख रही होंगी 66 संख्या ये 65.5 से बड़ी है। या आप कह सकते हैं कि 65.5 जो संख्या है इसमें 66 में पहली बार सम्मिलित की गई है। अतः हमारा जो मूल्य होगा या जो माध्यिका होगी, आप देखिए संचयी आवृत्ति के सामने कौन सी संख्या आ रही है मूल्य में 35। तो ये जो 35 है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसलिए लिख भी दिया है कि चूंकि 65.5वां पद संचयी आवृत्ति संख्या 66 में प्रथम बार सम्मिलित हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 35। तो इसका जो आंसर है वो 35 मूल्य होगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी माध्यिका को खंडित श्रेणी से इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई खंडित श्रेणी। कल हम लोग एक इसका नया वीडियो देखेंगे। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स या सांख्यिकीय, और स्टैटिकल मेथड में आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है माध्यिका या मीडियन। माध्यिका में मैं आप लोगों को इससे पहले 2 श्रेणियाँ पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी और आप लोगों को मैंने खंडित श्रेणी पढ़ा दी थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये अखंडित श्रेणी या अवच्छिन्न मेथड है, और इसके अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनको कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न सारणी में 200 प्रेक्षण केंद्रों की वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है और माध्यिका को हमें इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये टेबल दी गई है, जिसमें एक तरफ है वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है और एक तरफ लिखा हुआ है प्रेक्षण केंद्रों की संख्या। तो वार्षिक वर्षा जो सेंटीमीटर में दी गई है, यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं, अलग अलग श्रेणियाँ दी गई हैं, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 अलग अलग यहाँ पे श्रेणियाँ या ग्रुप दिए गए हैं। इसी में यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो 0 से 10 के बीच में 16, 10 से 20 के बीच में 60, 20 से 30 में 80, 30 से 40 में 24 और 40 से 50 में 20 दी गई है। तो यहाँ तक तो ये हमारा प्रश्न है। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व में आप देखेंगे कि सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में 2 टेबल होती हैं, हल करने के लिए 3 टेबल बनानी पड़ती हैं। 3 टेबल जब हम बनाते हैं सॉल्व करने के लिए तो सबसे ऊपर लिखना पड़ता है माध्यमिक वर्षा की गणना। तो ये जो माध्यमिक का दी गई है उससे हम लोग गणना करते हैं। तो यहाँ हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला और दूसरा कॉलम सेम टू सेम क्वेश्चन के पार्ट होते हैं और तीसरा कॉलम हमें अपनी ओर से बनाना पड़ता है। पहला है वर्षा वर्गांतर में, जो यहाँ से आंकड़े लिए गए हैं, सेंटीमीटर में दी गई है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दूसरा है आप लोगों का प्रेक्षण केंद्रों की संख्या। आप देखेंगे कि 16, 60, 80, 24, 20 यहाँ पे सेम दी गई है। तीसरा जो कॉलम होता है जिसे हम लोग कहते हैं संचय आवृत्ति। संचय आवृत्ति आप जानते होंगे कि इस आवृत्ति की, अब आप देखिए यहाँ 16 दी गई है, तो पहली संचय आवृत्ति 16 की 16 दी गई है। अगली जो आवृत्ति होगी वो 16 + 60, तो इसकी टोटल जो होगी वो 76 होगी, 76 होगी। अब आगे जो 156 है वो 76 + 80 दोनों का टोटल करेंगे तो 156 हो जाएगा, और 156 को अगर आप 24 प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 180 में जब +20 करेंगे तो 200 हो जाता है। तो यानी कि इस संचय आवृत्ति में पिछली संख्याओं को प्लस करते हुए लाते हैं। और संचय आवृत्ति आपकी गलत है या सही है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आवृत्ति का जब टोटल करते हैं, इसको हम n कहते हैं, n का जब टोटल करते हैं तो उसका टोटल और संचय आवृत्ति की अंतिम संख्या दोनों एक ही होती हैं। अगर आपका इनमें डिफरेंस आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं इनमें गलती की है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि इनका जब टोटल होता है वो n कहलाता है और n की वैल्यू 200 है। ऐसे ही यहाँ पे संचय आवृत्ति है वो कितनी है, 200 है। तो 3 कॉलम, यानी पहला जो आपका वार्षिक वर्षा वाला कॉलम है वर्गांतर, ये हमने रख लिया जो कि सेंटीमीटर में है, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। जब ये सॉल्व हो जाता है तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले की सहायता से इसको आगे हल करते हैं। देखो सूत्र के अनुसार m बराबर n/2 व वर्गांतर। तो हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पर हम लोग मीडियन ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ पे n/2 वाले फॉर्मूले को लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या वर्गांतर को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो m, यहाँ पे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर n की वैल्यू 200, यहाँ से हमने ली 200, 200/2 जो 2 है वो यहाँ हमने रख ली। अब 2 का जब आप 200 में डिवाइडेशन करेंगे तो 100 वर्गांतर आएगा। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो आ रहा है वो 100 आ रहा है, 100 आ रहा है,
और यहाँ जो हमारी जो संचय आवृत्ति जो दी गई है, आप जो संचय आवृत्ति देखेंगे तो संचय आवृत्ति हमें देखना पड़ेगा कि 100 संख्या पहली बार किस में सम्मिलित हो रही है। तो आप देखिए संचय आवृत्ति में ये 16 है, ये 76 है और ये है 156। तो यानी ये जो संख्या आप देख रहे हैं 156, ये 100 संख्या से बड़ी है और 100 संख्या इसमें सम्मिलित होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रुप है, यहाँ से ये जो पूरी जो लाइन है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है हमें सेलेक्ट। तो यहाँ जो 20 से 30 वाला ये जो कॉलम दे रखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इसमें जो ये जो वर्गांतरल है, ये जो 20 और 30 का वर्गांतर है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ केवल 20, आप देखिए निम्न सीमा कौन सी है, तो दोनों 20 होती है, निम्न सीमा 20 होती है। तो इसको हम लोग लोअर लिमिट कह देते हैं एल। तो एल की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, 20 निकल के आ गई। इसी में अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया ये वाला, इसी कॉलम का जो मध्य भाग होता है वो कहलाता है एफ। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं एफ। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एल की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे एफ की वैल्यू आ चुकी है, और सी की वैल्यू के लिए जो सी की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं इस फॉर्मूले में, तो सी की वैल्यू के लिए जो हमने कॉलम माना था उससे जस्ट पहले की एक संख्या जो होगी, यानी जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है उस कॉलम से जस्ट पहले की जो संचय आवृत्ति होगी वो क्या कहलाती है, सी कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग सी लिख देते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू आ चुकी हैं, एल की वैल्यू 20, एफ की वैल्यू 80 और सी की वैल्यू 76। तो 3 वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली हैं। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ देखा कि जो 100 है, 100 जो आया है संख्या, वो पहली बार इस वाले कॉलम में आया 20 से 30 वाले वर्गांतर। तो हमने लिख भी दिया है यहाँ पे कि चूँकि माध्य का वर्गांतर 20 से 30 है, तो यहाँ पे 20 से 30 वाला ये हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि 100वां पद संचय आवृत्ति में पहली बार सम्मिलित हुआ है। तो पहली बार, क्योंकि ये जो 100 है ये पहली बार 156 सम्मिलित हुआ है, इसलिए हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माध्य का वर्गांतर में माध्य का मूल निश्चित करने का सूत्र निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है इसे निकालने का, वो होता है m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इससे माध्य का वर्गांतर का जो होता मूल्य होता है उसे निश्चित करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ मान रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो l की वैल्यू 20, देखो यहाँ से हमने l की वैल्यू 20 ले ली, प्लस आई का मतलब होता है इंटरवल यानी वर्गांतराल। तो वर्गांतर देखिए आप सब में 10-10 का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10-10 का है। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू रखी 10 बट्टे एफ। तो एफ की वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ कितनी है, 80। तो हमने यहाँ 80 रख दिया। अब सूत्र के कौन से एम की वैल्यू देखो हमने यहाँ निकाली थी, अभी कितनी आई, 100 आई। तो यहाँ 100 रख लिया, माइनस सी, और सी की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 76। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया 76। अब इसको हमने क्या किया है, आगे सॉल्व कर लिया है। तो 20 का 20 रख लिया, यहाँ पे 10/80 रख दिया। अब 100 और 76, तो 76 को जब आप माइनस करेंगे 100 से तो 24 आएगा। जब इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 20 का 20 रख लिया, प्लस 10 तो ये था ही, इंटू ये 24 बचा। अब हमने क्या किया कि 24 को 10 से इंटू करने के लिए यहाँ निशान लगा दिया, और 80 ऑलरेडी नीचे ही है हमारे। अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो 20 प्लस, अब 24 का 10 में अगर आप लोग इंटू करेंगे, या 24 का जब हम दो लोग 10 में इंटू करते हैं तो 240 आता है। 80 हमारा नीचे है ही है, तो 80 से 240 में जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आता है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो m बराबर, ये ऑलरेडी आपका 20 है, तो 20 प्लस 3, क्योंकि 3 यहाँ 10 सॉल्व करने पर हमारा आया था। तो इस प्रकार से जो m की वैल्यू आई है वो आई है 23 या 23। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा 23 या 23। इस प्रकार से हम लोग इस माध्यिका की अवच्छिन्न श्रेणी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें इसको सॉल्व करने के लिए बस 2 ही चीज़ मुख्य रूप से ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो जब सॉल्व करते हैं तो इसमें संचय आवृत्ति का कॉलम बनाना पड़ता है,
और एक m का सूत्र n/2 और एक हमें ये माध्यिका वर्गांतर से मूल निश्चित करने के लिए m बराबर l + I/f m - c का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके माध्यिका के तीनों उदाहरण हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो माध्यिका के लिए आप लोग व्यक्तिगत श्रेणी, इससे पहले अगला आप लोग देखेंगे तो खंडित श्रेणी भी देख सकते हैं, और आज है अवच्छिन्न श्रेणी का ये टॉपिक। तो हम लोग कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।